स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास में हमने कुछ चीज़ें मतलब पार्ट वन में हमने कुछ सिखाया था। वहाँ तक आपको सिखाया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक आपको सिखाया था कि वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर एफ पॉइंट क्यू नॉट, मतलब वही ये पॉइंट। वहाँ से हमने आपको उसका मात्रा भी बता दिया था न्यूटन का कूलम, वहीं से एफ बाई क्यू से। तो अब आज पार्ट टू लेकर आए, देखिए पार्ट टू। इसमें अब आगे की चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, जहाँ से वो चीज़ खत्म होती है वहीं से आगे स्टार्ट होता है। तो अगला टॉपिक है आपके सिलेबस में कि जो अगर कोई आपके पास बिंदु आवेश है, आपने पढ़ा था कि यहाँ धनावेश से बल रेखा निकलती है और अनंत तक जाती हैं, अनंत से आने वाली रेखा ऋणावेश में समाप्त, ये सब सारी चीज़ें आपने विद्युत रेखाओं के गुणों में पढ़ लिया है। तो ये देखिए, सोचिए कि उसके पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा उपस्थित है वहाँ पर मतलब विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है। इसका मतलब इसको उल्टे भी ले लीजिए कि अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसका मतलब वहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी है। अब सोचिए, अगर कोई रेखा अनंत तक जा रही है, मतलब विद्युत रेखा अगर अनंत तक जा रही है तो मतलब अनंत तक विद्युत क्षेत्र है। अनंत तक जा रही है मतलब अनंत तक विद्युत क्षेत्र है, अनंत पे जाके समाप्त हो जा रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि अनंत पे जाके जहाँ समाप्त हो गई, जहाँ पर जब रेखा ही समाप्त होगी तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र वहाँ पर समाप्त हो जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ से लेकर अनंत तक के बीच में अगर कोई भी दूरी ले लीजिए तो उसके बीच में जो है आपको पता करना है कि हाँ, इस पार्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक विशेष दूरी तक जो है कितना वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, उसी का परिमाण आज निकालेंगे। तो ये देखिए लिखा हुआ, किसी बिंदु आवेश के कारण आपको किसी मतलब आर दूरी मान सकते हैं, आपको मतलब कुछ पार्टिकुलर दूरी आपको ले लेनी है कि हाँ आर दूरी, स्पेशल दूरी पे आर दूरी पर कितने क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वो आपको आज निकालना सिखाऊंगा। तो सोचिए, आप वहाँ तक पहुंचे थे ना कि E बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू। तो वेक्टर यहाँ वहाँ पर क्या था, वेक्टर एफ वो था कि जो दो आवेश होंगे उनके बीच लगने वाला बल वही कूलम बल। लेकिन अब आप सोचेंगे कि हमें तो निकालनी है कि एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बनती है, तो यहाँ से दो आवेश कहाँ से आए, तो दो आवेश वहाँ से आए। मैंने आपको इसके पिछले टॉपिक में पढ़ा था परीक्षण आवेश में, यहाँ परीक्षण आवेश का हम यूज कहाँ करते हैं, उसी विद्युत क्षेत्र को निकालने में ना, बस वही आपको परीक्षण आवेश लेकर आना है, उसी विद्युत क्षेत्र को कैसे निकालते हैं वहां पर आप सीखिए। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये जो क्यों है, हमको इस चाल के कारण जो है क्षेत्र निकालना है इस आर दूरी पर। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ की दूरी भी मान लीजिए आप आर, स्मॉल आर मान लीजिए, यहाँ की दूरी स्मॉल आर है। देखिए मतलब प्लस क्यों आवेश से आर दूरी पर कितनी क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, हमें वो तीव्रता निकालनी है। लेकिन ये हम क्यों नॉट क्यों फालतू का ले लिया, आप सोच रहे होंगे ये फालतू का नहीं है, आपने पढ़ा ना वेक्टर पर एफ पॉइंट क्यों, लेकिन एफ वहाँ पर क्या है, एक तो वही है ना कि जो दो आवेशों के बीच बल लगे, लेकिन दो आवेश हमारे पास होंगे तब बल लगेगा। तो देखिए कैसे यहाँ पर बल आपको लगाना है, इसे मान लीजिए Q1, इसे Q2 मान लीजिए। लेकिन आप सोचिए परीक्षण आवेश वो होता है ना कि जो जिसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता, अगर इसे आप रखेंगे तो ये जो है ये वाला चार्ज इसके विद्युत क्षेत्र में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसका तो विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं। अगर कोई भी आप दूसरा मान लीजिए चार्ज लेकर आएंगे तो ये इसका खुद का भी विद्युत क्षेत्र बनने लगेगा, और जब उसका खुद का विद्युत क्षेत्र बनने लगेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कितनी मतलब आर दूरी पर कितनी क्षेत्र तीव्रता बनेगी वो आप नहीं बता सकते, कि वो उसका खुद का भी विद्युत क्षेत्र उसमें शामिल है। इसीलिए हम ऐसा चार्ज ढूंढते हैं कि जिसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं है, ये तो काल्पनिक आप आगे जानते हैं। ऐसा मतलब ऐसा चार्ज आपके पास होना चाहिए जिसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं हो। तो देखिए हमें यहाँ पर फायदा मिल जाता है ना कि केवल जो अब बाकी जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है केवल इसी के लिए आई है, तो मैं इसी के लिए तो ज्ञात भी करना है। तो पहले देखिए, आपने पढ़ा कि परीक्षण आवेश के ऊपर जो है वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में धनावेश होता है, मतलब इस पर धनावेश और इस पे भी वही धनावेश। ये देखिए जब धनावेश हो तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। ये देखिए इसको धक्का देगा, और जब धक्का देगा तो इस तरफ धक्का थोड़ी देगा, इस तरफ देगा। अगर धक्का देगा तो आकर्षित करेगा, लेकिन हमें आकर्षित यहाँ पर नहीं कर रहा, यहाँ पर वो प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब दूर तरफ धक्का दे रहा है। अब सोचिए, मैंने आपको अभी सिखाया था वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू, मतलब जिस तरफ बल लग रहा है उसी तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, मतलब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी तरफ होगी, बशर्ते आपको ये यहाँ पर चार्ज लेना है वो धनावेश होना चाहिए। क्योंकि अभी आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मैंने समझाया कि हाँ, अगर ये इसको अगर ऋण आवेश ले लेते थे तो बल देखिए बल इस तरफ लगने लगता था, लेकिन हमारा इसके कारण क्षेत्र किस तरफ है, क्षेत्र तो दूर तरफ है, इसीलिए वहां पर दिक्कत होती थी। लेकिन आपको लेना है क्या, प्लस चार्ज लेना है ताकि हमारा कोई भी दिक्कत ना हो। प्लस चार्ज सब इस तरफ क्या लगेगा, विद्युत बल, तो उसी की दिशा में आपको विद्युत क्षेत्र भी बनना है, इसीलिए उसी की दिशा में विद्युत क्षेत्र भी बनता है। आगे देखिए, पहले हमें हमें पता है वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, ये हमने आपको सिखाया पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमें यह पता करना होगा कि वेक्टर एफ क्या है। तो वेक्टर एफ वही है ना
जो आपने पढ़ा था कूलम्ब बल, F बराबर अपन 4 बाई आर स्क्वायर। अब वही आप लोग देखिए यहाँ पर Q1 का मान क्यों है और Q2 यही Q0 है, मतलब दो आवेश। अब वहाँ पे पहले बल निकालिए, इनके बीच बल कितना लग रहा है, तो बल यहाँ पर लग रहा है 1/4 के Q1 Q2 मतलब Q0 अपान इनके बीच की दूरी आर स्क्वायर, ये इनके बीच बल लग रहा है। अब हमें इसी को यहाँ पर लगा रख देनी है, वेक्टर ही बराबर हो जाएगा, इसको आराम से रखिए, जब आप रखेंगे इसी तरीके से ना, होल अपान Q0 रखेंगे Q0। अब यहाँ से देखिए, आप इसे हल करना जानते हैं, ये Q0 से ये Q0 कट जाएगा, तो वेक्टर ही बराबर क्या बचेगा, ये बचेगा 1/4 के Q बाई आर स्क्वायर। ये देखिए, ये इस व्यंजक को आपको याद, ये देखिए इस व्यंजक को आपको याद कर लेनी है, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स फंसेंगे वो सीधा बस क्यू का मान देगा, आर का मान देगा, बाकी तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। मैंने आपको इसको बताया है अपने शॉर्ट वीडियो में कि हाँ इसका मान कितना होता है, 9 तो आपको इसमें रख देने, उसके बाद आप न्यूमेरिकल आसानी से हल कर सकते हैं, इसे हल करें। लेकिन ये देखिए, ये जो सूत्र डेराइव करके मैंने निकाला है इसे 1/4 के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसे आपको याद रखनी है। कहाँ से आया, पहले आप जानते थे वेक्टर के बराबर क्या होता है, वेक्टर एफ अपॉन क्यू, मतलब क्यू, यहाँ पर क्यू क्या है, जिस आप परीक्षण आवेश को ले रहे हैं, जिस आवेश को यहाँ पर लेंगे, ये वाला आवेश, ये वाला देख रहे हैं ना, वही आवेश का मान यहाँ पर रखना है। तो आगे आप रखिए, उसके कैलकुलेशन करिए खुद, ये सूत्र निकल के आता है, इसे आप याद रख लीजिए। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। पहले समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। इस चित्र में देख रहे हैं ना द्विध्रुव, यही है द्विध्रुव, लेकिन आपको ये जो वेक्टर पी देखा है इस पे ध्यान नहीं देना, बाकी का सारा द्विध्रुव ही है। ये देखिए, इसमें दो आवेश आपको दिख रहे हैं, एक क्यू, इधर भी क्यू, लेकिन एक प्रकृति देखिए, एक माइनस में है तो एक प्लस में है, यही तो द्विध्रुव की खासियत है। आपको इसकी परिभाषा इसकी बनानी है, और परिभाषा भी बोर्ड में आती है, तो आपको या तो करनी पड़ेगी। और ये देखिए, ये जो आपको दूरी दिख रही है ना, यहाँ से यहाँ तक की यल, और यहाँ से यहाँ तक की यल, तो टोटल कितनी होगी, टोटल हो गई 2l, यल प्लस यल। अब देखिए इस पे को थोड़ी देर के भूलिए, अभी ये आगे है द्विध्रुव आघूर्ण, उस पर आपके केवल अभी आप चर्चा करनी है वैद्युत द्विध्रुव पर। तो द्विध्रुव क्या है, यहाँ से आप परिभाषा बनाइए कि दो आपके पास आवेश होंगे समान परिमाण के, परिमाण देखिए इनका क्यू क्यू ही है, लेकिन विपरीत प्रकृति के होंगे, एक माइनस क्यू तो एक प्लस क्यू, और वो जो है अल्पतम दूरी पर स्थित होंगे, एकदम सूक्ष्मतम, एकदम कम से कम जितनी उनके बीच दूरी हो सकती है। ये देखिए, आप थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचिए, ये एक प्लस एक माइनस, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे तो मतलब आकर्षित करेंगे मतलब एक दूसरे के पास आएंगे, तो कितना पास आएंगे, वही दूरी है कि मतलब जितना अधिकतम वो कम, जितना अधिकतम पास आ सकते हैं। ये देखिए, इनके बीच की न्यूनतम दूरी भी 2l बन जाती है, मतलब अभी इससे पास नहीं आएंगे, वही है द्विध्रुव। तो आपको परिभाषा से बना लेनी है कि द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, देखिए एक निकाय सिस्टम है, द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, उसे द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा समझ में आई, यह परिभाषा आपको याद कर लेनी है और बोर्ड में आएगा तो समझना है। अब आगे अगला देखिए, अगला लिखा है द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें देखिए पहले ध्यान से, ये जो दिख रहा है ना द्विध्रुव आघूर्ण, यही वेक्टर पी है, और द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो उसके बारे में थोड़ा समझिए, इसकी दिशा भी होगी, परिमाण तो ठीक है, लेकिन पहले दिशा समझ लीजिए चित्र में लगे। देखिए इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी। आपने वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरह पढ़ी है, प्लस क्यू से माइनस क्यू। देखिए वहां पर प्लस क्यू से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समाप्त होती थी माइनस क्यू पर, लेकिन इसका उल्टा सेम यहाँ पर है, माइनस क्यू से इसकी दिशा होगी प्लस क्यू की ओर। इसका वैद्युत क्षेत्र और वेक्टर पे कोई रिलेशन नहीं है, मैं तो आपको वही सिखा रहा हूँ कि हाँ आपको अगर एक चीज याद है तो उसका आप उल्टा थोड़ा सा बना सकते हैं, यहाँ आपको याद रहे ये चीज, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए इसकी दिशा किस तरफ होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब रही बात की द्विध्रुव आघूर्ण की, आपने दिशा सीख ली, लेकिन परिमाण कैसे सीखें, तो परिमाण देखिए पहले इसे उठाइए वेक्टर पी। अब द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, इसमें से कोई भी एक परिमाण आप उठा सकते हैं, परिमाण मतलब क्यों, लेकिन आपको प्रकृति नहीं कि हाँ माइनस क्यू प्लस क्यू, आपको लिखना केवल क्यू, क्यू लिख लीजिए। उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी कितनी है, यहाँ से देखिए 2l, तो 2l मतलब किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को यही वेक्टर पी कहते हैं। वेक्टर पी यहाँ पर क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण, बस ये आपको ध्यान में, लेकिन इसकी दिशा किस तरफ होगी, दिशा इसमें महत्वपूर्ण है, तो
हो सकता है बोर्ड में पूछ भी ले, तो दिशा आपको जरूर याद रखनी है कि माइनस क्यू से प्लस क्यू। हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि वैद्युत क्षेत्र की ओर पढ़ के आए कि प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर, मतलब प्लस से धनात्मक से चलती है और ऋणात्मक से समाप्त होती है, ये पढ़ के आए। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कि नहीं, यही आपको समझना है कि वेक्टर पी की दिशा माइनस से प्लस की ओर होगी, बस और कुछ नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये दूरी दिख रहा है माइनस टू प्लस क्यू। जैसे अभी 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 इसके पहले आपने पढ़ किया कि यहाँ बिंदु आवेश जो है वैद्युत क्षेत्र बनाता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये भी तो बिंदु आवेश है, ये भी बिंदु आवेश है, तो मतलब क्षेत्र तो ये भी बनाएगा और वो भी बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर कह दिया जाए पूरा अगर डायपोल है, यहाँ पर मान लिया कि किसी भी बिंदु पर आपसे पूछ लिया जाए कि एक कितनी तीव्रता बनाएगा, कितनी तीव्रता ये बनाएगा, तो देखिए इसमें दो बिंदु आवेश है, तो ये दोनों वहां पर बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे देखिए, वो वाला टॉपिक के रूप में आपके सिलेबस में दिया ही है, उसे देखिए। वैद्युत द्रव्य की अच्छी स्थिति में आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छी स्थिति क्या है, अच्छी देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू को मिलाने वाली एक सीधी रेखा आपको दिख रही है ना, इसी के समांतर जो चाहे जहाँ बिंदु हो, किसी भी बिंदु को आप अच्छी बिंदु बोलेंगे। अब यही आपको ज्ञात करनी है, मतलब यहाँ पर कितना होगा, ये देखिए हमने इसको आर दूरी मान लिया है, मतलब आर मतलब कुछ भी, अब जहाँ पर आपको निकालना हो उसी आप आर रख देंगे। यहाँ पर देखिए, अब मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि हाँ अगर डायपोल किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएगा तो वो जो है उसके डायपोल कैसे बनाएगा, डायपोल के बाद दो आवेश है, वो दो आवेश मिलकर बनाएंगे ना। हाँ, तो अब आवेश के कारण आपको मतलब ये पहले पता होना चाहिए कि आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, उसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो निकालिए पहले आवेश के कारण। अब आवेश के कारण निकाले, मतलब अब आपको यह आवश्यकता पड़ी कि आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस को यहाँ पर बनाएगा, उसके बाद माइनस को भी यहाँ पर बनाएगा, ठीक है। लेकिन आपको यह ध्यान देनी है, यहाँ पर जो इनके भी दूरी है एल और ट्वेल्व बीच की दूरी दिख रहा है, लेकिन यहाँ से ये इसे केंद्र कहते हैं। ये जो बिंदु दिख रहा है आपको, ये छोटा सा, इसे केंद्र कहते हैं। हम जितनी भी वैद्युत डायपोल से जितनी भी दूरी लेंगे, वो हमेशा केंद्र से ही लेंगे। यहाँ पर देखिए केंद्र से कैसे दूरी ली जाती है। मान लीजिए दूरी यहाँ से आर है, इसके केंद्र से दूरी ले रहे हैं यहाँ से आर है। अब देखिए हमें आवेशों से दूरी निकाल ली है, आवेश देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो आपको बात ध्यान में रखनी है। वैसा यहाँ से निकलिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी आर थी, लेकिन एल मात्रा कम होगी, मतलब आर माइनस एल हो गई। अगला देखिए यहाँ से दूरी कितने में, यहाँ पे यहाँ तक तो आर है, यहाँ तक एल है, मतलब आर प्लस यहाँ पर एल हो गए। आपको दूरी समझ में आ गई। अब निकालिए यहाँ पर कि डायपोल के कारण क्षेत्र कितना होगा। आवेश डायपोल में देखिए दो आवेश है ना, तो दोनों आवेश मिलकर बनाएंगे। आवेश कैसे मिलकर बनाएंगे देखिए, पहले कोई सा भी आवेश ले लीजिए। मान लीजिए माइनस क्यू ले रहे हैं, यहाँ पर आप लिखिए कि माइनस क्यू के कारण आपको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र पहले चाहिए ना, फिर उसके बाद प्लस क्यू के कारण, तभी तो वही मिलकर डायपोल बना रहा है। माइनस क्यू प्लस क्यू मतलब डायपोल बनाएगा, इसका मतलब कि माइनस क्यू और प्लस क्यू बनाएंगे। तो पहले यहीं से निकालना सीखिए कि माइनस क्यू के कारण आपको बिंदु P पर निकालिए। देखिए माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये माइनस के कारण आप निकाल सकते हैं, जैसे क्यू के कारण निकाल सकते हैं माइनस क्यू के कारण। यहाँ पर देखिए तीव्रता, अब इसको आप मान लीजिए माना E1 वेक्टर है, ये बात समझ में आई। मतलब आपने मान लिया कि हाँ माइनस क्यू के कारण जो हमने वैद्युत क्षेत्र हमारा बन रहा है वो वेक्टर E1 है। इसी प्रकार पहले देख लीजिए, ये आपको ध्यान देने की हाँ ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये सदिश राशि है, इसमें दिशा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब दिशा देखिए, माइनस क्यों है, माइनस क्यों मतलब अब याद पहले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पे चलिए आप कि माइनस क्यू क्या होता था, वहां पर जो है अनंत से रेखाएं आती थी, माइनस पर समाप्त हो जाती थी। इसका मतलब अब यहाँ पर देखिए, अब प्लस क्या था, प्लस के कारण जो था वो प्लस से निकल कर जो अनंत तक जाती थी, मतलब उससे दूर। यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर इस तरह बनाया गया कि माइनस क्यू जो है वो वैद्युत क्षेत्र बनाता है अपनी ओर और प्लस क्यू जो है दूर की ओर बनाता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस क्यू को हमने क्या बनाया E1, तो E1 की दिशा देखिए इस तरफ हो गई। और E2 देखिए, E2 धनावेश है ना, तो E2 क्या कहाँ बनाता है, दूर की ओर, इसी कारण दूर की ओर। ये आपको समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए अब आप E1 जो आप निकाल सकते हैं ना, E1 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, केवल आवेश चाहिए, आवेश का परिमाण चाहिए, उसके बाद दूरी चाहिए। हमें दोनों चीज पता है, आवेश का परिमाण क्यों, ये प्रकृति नहीं ध्यान देनी है आपको, ये सदिश राशि, इसमें ये माइनस को प्लस क्यों ध्यान देनी है, बस दिशा को आपको ध्यान देना है।
यहाँ पर देखिए हमें परिमाण पता है क्यों, लेकिन दूरी भी चाहिए, तो इससे दूरी कितनी है आर प्लस एल है, आर प्लस एल मतलब इससे हम इवन यहाँ पर निकालिए, इवन निकाल सकते हैं, इवन वेक्टर बराबर 1/4 के क्यों अपान आर स्क्वायर, आर का मतलब दूरी, और यहाँ पर दूरी देखिए कितनी आर प्लस एल, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए इसकी आपको दिशा लिख देनी है किस तरफ, माइनस क्यू की ओर, ऐसे लिख देंगे। अब बचा प्लस क्यू, तो प्लस क्यू के कारण भी आपको निकालना है, तो प्लस क्यू के कारण मानिए, इसे सीधा मान लेते हैं कि ई टू, मतलब उसके कारण हमने इवन मान लिया, तो इसको मान लेते हैं कि इसके कारण ई टू है, तो सीधे ई टू निकालिए आप। ई टू क्या बनेगा, बस वही क्यू, एक हमें परिमाण से ना उसका आवेश का, तो आवेश का परिमाण क्या क्यू ही है, तो क्यू रखिए। लेकिन अब हमें चाहिए दूरी, तो दूरी कितनी है प्लस क्यू के कारण दूरी देखिए यहाँ से यहाँ तक आर माइनस एल है, प्लस क्यू के कारण दूरी कितनी आर माइनस एल, तो आर माइनस एल, दूरी का कहते हैं होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। लेकिन इसको इसकी दिशा आपको चाहिए क्यों, क्योंकि ये सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किस तरफ होगी, प्लस क्यू से दूर, बस इस प्रकार से आपको लिख देनी है। अब देखिए, अब जब किसी बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र आ जाए तो उनको कैसे हल करा जाता है, बस उनको दिशा आपको पकड़नी है, उनकी दिशा। ये देखिए एक वेक्टर इधर बन रहा है, एक वेक्टर इधर, मतलब एक क्षेत्र उधर बन रहा है, एक क्षेत्र इधर, इसका मतलब कि दोनों घटेंगे। यहाँ पर देखिए दो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, ये साथ साथ दिख रहे हैं, एक वेक्टर उधर है एक वेक्टर इधर, मतलब दोनों घट जाएंगे, तो परिणामी आपको निकालना है। मान लीजिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ये जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र बनेगा उसी को तो कहेंगे ना कि हाँ डायपोल पूरा बना रहा है। अब यहाँ पर क्या था, उसके उस घटक बना रहे थे प्लस क्यू और माइनस क्यू, अब जब पूरा परिणामी निकलेगा तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये पूरा डायपोल बना रहा है। यहाँ पर देखिए इसको मान लीजिए ई वेक्टर ई मान लीजिए। अब बात आई घटाने की, कि अब यहाँ पर ये हुआ कि E1 में से E2 घटाए कि E2 में से E1 घटाए, क्या घटाए, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात समझनी है। आप यहाँ पर देखिए थोड़ी देर के लिए कि क्यू क्यू तो दोनों में समान है, ये पूरा आइटम पूरे में समान है, बस अंतर क्या है, यहाँ पर लिखा आर प्लस एल, यहाँ पर लिखा आर माइनस एल लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आर प्लस एल मतलब आर जो है एल मात्रा ज्यादा है, मतलब आर प्लस एल है दूरी यहाँ पर, और यहाँ पर जो है दूरी जो है तो आर माइनस एल है, आर में भी एल मात्रा कम है। यहाँ पर देखिए तो इसका मतलब कि ये दूरी तो ज्यादा हो गई, ये दूरी ज्यादा है या ये दूरी कम है। अब सोचिए, अब इसका इसका आपको संबंध थोड़ा निकालना है, अगर ये बटे वाला जो चीज है, ये आपको देख रहे हैं जो बटे वाली चीज है, अगर ये ज्यादा हो गई तो ये मात्रा क्या होगी, घट जाएगी। और यहाँ पर देखिए ये दूरी क्या है, कम है, मतलब अगर ये वाली दूरी कम हो गई तो ये वाली चीज क्या हो ज्यादा हो जाएगा, बस। तो मतलब हमें हमारा यहाँ से निष्कर्ष निकला कि E1 बड़ा कि E2। पहले हम देखे थे, यहाँ पर देखिए कि दूरी जो है कम है, इसका मतलब ये E2 ज्यादा है, तो E2। आप बड़े में से छोटा घटा देना, वही इसीलिए ढूंढ रहे थे कि इसमें बड़ा कौन है जिसमें से घटाएं, ये निकला E2 माइनस E1। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ तक थोड़ा नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे आगे बताते हैं। आगे देखिए, आगे ना आपका परिणामी यहाँ पर आपने परिणामी को ही माना है, तो ही बराबर आ गया E2 माइनस E1। अब आपको समझना है कि E2 क्या है, E1 वही पिछले से आपको लेना है कि E2 क्या है, तो E2 वहां पर था 1/4 के क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 1/4 के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये वेक्टर ही बराबर निकला है ना, तो इसके लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, क्यू अपान 4 के, इतना मान कॉमन है, बचा क्या है 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इतनी मात्रा बची, इसको और भी हल करिए, तो ये आ गया वेक्टर ई बराबर क्यू अपान 4 के। इसको देखिए कैसे हम करेंगे, इसका पूरा इसमें करेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका उसमें करेंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये माइनस आपको लगा लेना है। अब इसको देखिए, इसका फिर से गुणा करेंगे तो आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर।
कुछ इस प्रकार। अब आगे देखिए कैसे हल करेंगे। इसको तो आपको तोड़ना पड़ेगा और इसको भी, लेकिन इसको पहले आगे उतार लीजिए। यहाँ पर देखिए जब इसे आप तोड़ेंगे क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और वहां पर जो बनेगा तो अभी इसको माइनस को थोड़ी देर के रोकिए, यहाँ पर भी बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर आगे बनेगा -2RL, और जब माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, जो माइनस का बना था वो प्लस का बन गया 2RL, मतलब उससे कैंसिल होगा, बचेगा यहाँ पर का 2RL प्लस 2RL कितना 4RL अपान। इसको देखिए इसका गुणा कैसे करेंगे, पहले ये जो दिख रहा है पढ़े हैं आप यहाँ की जब पावर समान होते तो एक पावर थोड़ी देर के लिए नोट कर लीजिए। आगे देखिए आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल क्या बनेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आपको इसकी एक पावर है तो एक पावर ऐसे नोट कर लेंगे। अब आगे देखिए अब इसको देखिए ध्यान से देखिए, लेकिन डायपोल में अभी मैंने आपको बताया नहीं, डायपोल में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो दूरी आपने यहाँ पर ली थी याद करिए, यहाँ पर जो दूरी ली थी स्मॉल आर, वो जो है वो एल की तुलना में, एल मतलब उसके केंद्र से किसी एक बिंदु आवेश की दूरी स्मॉल एल थी ना, और दोनों की दूरी 2L थी, लेकिन एक की बात कर रहे हैं, वो जो एल थी वो बहुत बहुत छोटी होती थी, ये जो हमने दूरी आर ली थी मतलब जिस बिंदु पर हमें निकालना है वो दूरी बहुत बड़ी होती थी, ये स्मॉल आर है, मतलब हम इस प्रकार कह सकते हैं ये जो स्मॉल आर है बहुत बहुत बड़ा है स्मॉल एल से, ये स्थिति। डायपोल जब भी तीव्रता बनाएगा तो इसी स्थिति में बनाता है, ये देखिए आपको इसे याद करनी है। तो आगे देखिए अब यहाँ पर 4RL अपान, अब जब आर पहले से बहुत बड़ा है मतलब एल बहुत छोटा है, तो जब ये करेंगे आर स्क्वायर कर देंगे उसके बाद एल स्क्वायर, मतलब एल तो पहले से बहुत छोटा है उसको स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो गया, मतलब आप साधारण से रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को आप आर स्क्वायर लिख सकते हैं बस। क्यों क्योंकि ये जो एल जो है पहले से ही बहुत छोटा है, छोटे का और स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, तो आपको उससे छोड़ देनी है, यहाँ पर आप लिखेंगे ना आर स्क्वायर बचेगा। अब आर स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा मतलब आर पावर 4, आर पावर 4। अब आगे देखिए यहाँ से एक आर करता हुआ नजर आ रहा है, तो अब आगे आपको आपका बना वेक्टर ई बराबर क्यू अपान 4πε0 के, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ से देखिए 4L अपान आर क्यूब, ये आपको दिख रहा है। अब इसे आपको तोड़ना है थोड़ी थोड़ी देर, थोड़ा थोड़ा देखिए आप 4QL ये लिखा होगा 4QL कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2QL लिख सकते हैं ना, अपान 4πε0 के, इसको लिख सकते हैं आर क्यूब, तो लिखा हुआ है, अब वेक्टर लिख लेना है आपको। ये देखिए 2QL अभी अभी आप पढ़ के आए तो क्या होता है पी ना, तो पी ये बन गया 2p अपान 4πε0 के आर क्यूब, ये हमारा आ गया वेक्टर ई। आपको इसको नोट कर लेना है, ये जो तरीका देखिए इतना बड़ा ये जो तरीका आपको बताया गया, ये बोर्ड में ही पूछा जाता है, क्योंकि ये बोर्ड का ही तरीका है, ये 3 नंबर का आता है बोर्ड में, आपको इसे आप 3 नंबर चाहिए तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर आपको पहले पूरा तरीका समझना है। अब एक कहानी जो लिखी हुई 2 - इसके पहले भी थोड़ी कहानी चली थी ना, आपको उसको भी कंप्लीट करना है। उसके बाद इतना बड़ा डेरिवेशन है ये पाने के लिए कि 1/4πε0 2p/r3। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाँ अच्छी स्थिति में डायपोल के कारण तीव्रता बताइए, तो यही अच्छी स्थिति में डायपोल के कारण तीव्रता ना, इसे नोट कर लीजिए। अब अगला टॉपिक है आपके सिलेबस में निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, तो उसे भी आप देखते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए। अभी तक आपने अच्छी स्थिति पढ़ ली ना, अब अगला है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता कैसे याद है, पहले ये समझिए निरक्षीय स्थिति कहते किसे हैं। तो अच्छी आपने सीखा था कि हाँ इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसके समांतर कोई सभी बिंदु आप ले ले वो अच्छी होता था, लेकिन निरक्षीय किसे कहते हैं, बस इन्हीं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत आपको लेने हैं। कहीं पर भी बस बिंदु ले लीजिए, यहीं पर मान लीजिए लंबवत पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक बिंदु हमने ले लिया पी, ये देखिए पी ले लिया। अब इसी पर हमें जो है इस पूरे डायपोल के कारण तीव्रता निकालनी है। तो अब डायपोल तीव्रता कैसे बनाता है, उसके पास जो दो घटक है माइनस के और प्लस के, उन्हीं के कारण तीव्रता बनाता है। तो पहले जैसे पुराना काम किया अच्छी स्थिति में वही काम करना है, तो पहले माइनस के कारण यहाँ पर निकाल लीजिए, उसके बाद प्लस के कारण निकाल लीजिए। जब माइनस के कारण आप निकालने जाएंगे तो वहां पर क्या होता है तीव्रता के लिए क्यू अपान आर स्क्वायर। क्यू तो ठीक है आपके पास परमाणु, लेकिन ये दूरी आपको पता है, ये वाली दूरी मान लीजिए इसका नामकरण करके, तो ए बी सी डी, इसका नामकरण देखिए ए बी आपको दूरी पता हो पाएगी,
आपको केवल इतना पता था कि एल और ये आर। तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय तो लगाना है, क्यों? क्योंकि अभी हमें पता है कि इसके लंबवत होनी चाहिए तभी नींद अच्छी बनेगी। मतलब ये समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। अब यहाँ से आप कर्ण निकाल सकते हैं, लंबा आधार पता है तो कर्ण निकाल सकते हैं ना। तो यही है। अब आगे देखिए, माइनस में आपको बी पर तीव्रता चाहिए। तो पहले देखिए, इसे आप E1 मान लीजिए। अब ये भी आप मान के भी आए हैं E1, तो 1/4 के क्यू अपान आर स्क्वायर। आर का मान कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, रूट को आपको हटा देना है इस तरह से। लेकिन इसकी दिशा आप देख रहे हैं, ये सदिश राशि, इसमें दिशा की महत्वपूर्ण योगदान है। तो दिशा देखिए, ये जो है, ये जो होता है माइनस वाला, ये अपनी ओर तीव्रता बनाता है, इसलिए देखिए अपनी ओर बना रहा है। और ये प्लस वाला जो है दूर की ओर, तो डायरेक्ट ये दूर की ओर बना रहा है। पहले इसको देखिए। अब आपने E1 निकाल लिया, V2 भी निकाल लीजिए। E2 क्या प्लस क्यू के कारण, तो वहाँ क्या बनेगा? बस वही बनेगा। इसके कारण भी वही दूरी है, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आपके पास E1 इंटू दोनों आ गए। तब ये देखिए, E1 इंटू आपको बराबर दिख रहे हैं, कुछ भी अंतर नहीं है, थोड़ा दिशा का अंतर है, तो दिशा ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, वेक्टर E1 इधर है, वेक्टर E2 इधर। जब दोनों वेक्टर पर समान हो, अब समान है क्योंकि आपको दिख रहा है परिमाण इन दोनों का बराबर है। अगर दोनों समान है तो आप इसे तोड़ सकते हैं किस तरह से, ये देखिए। पहले आप इस जो E2 है इसे आप तोड़िए, E2 को। अगर ये कोण थीटा है, यहाँ पर देखिए, अगर आप ऐसे एक समांतर रेखा माने, ये कोण थीटा है, तो मतलब ये कोण कितना होगा? थीटा। ये किस कोण के नियम से हो रहा है पता है? संगत कोण के नियम से। मतलब संगत कोण से ये भी थीटा बन गया और ये भी तो थीटा ही बनेगा, इसको भी थीटा मान लीजिए, छोड़िए। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको ये E1 है, ये E2 दिख रहा है, E1 E2 और ये यहाँ पर E1। आपको इसे तोड़ना है। E2 को आप कैसे तोड़ेंगे? E2 को देखिए ध्यान से, जिस तरफ होता है ये थीटा, उस तरफ को क्या कहते हैं? cos थीटा लेते हैं। तो इस तरफ क्या बन जाएगा? E2 cos थीटा। और इस तरफ लंबवत वाला E2 sin थीटा। बस अभी अभी आपने E2 को तोड़ा है, E1 को भी तोड़िए। यहाँ पर देखिए E1 को, E1 का जिस तरफ थीटा लगा उस तरफ cos बनता है, तो मतलब इस तरफ तोड़ेंगे तो इस तरफ भी आ जाएगा, यही इसी रेखा में बनेगा E1 cos थीटा। अब जब दोनों एक ही रेखा में पड़ेंगे तो उसको जो आप जोड़ लेंगे सीधा सीधा, इसे लिखिए E1 cos थीटा हो गया। ये तो अभी आपने इस तरफ तोड़ा, अभी इसके लंबवत भी तोड़ना है अभी। तो लंबवत यहाँ पर ये बन रहा है, ये देखिए, इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं सीधा, ये बनेगा E1 sin थीटा ना। आप देखिए, ये दोनों एक तरफ होने के कारण जुड़ गए, लेकिन इस तरफ देखिए E2 sin थीटा, इस तरफ E1 sin थीटा, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और यहाँ पर देखिए E1 E2, अब यहाँ पर देखिए E1 E2 आपको दिख रहा है परिमाण में बराबर है, आगे sin थीटा, मतलब E1 sin थीटा बराबर E2 sin थीटा आपको दिख रहा है। मतलब ये दोनों आपस में जो कट जाएंगे, मतलब ये खत्म ये खत्म, तो बचा क्या? E2 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, ये है परिणामी। तो इसे आपको लिख देना है कि यहाँ परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता आपने अच्छी में क्या माना था? E, तो यहाँ पर भी E मान लेनी है। क्या बनेगी? देख रहे हैं यहाँ परिणामी निकल गया है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा में अगर cos थीटा काम बनेगा तो क्या बनेगा? E1 प्लस E2 माने आगे लिखा है cos थीटा। यहाँ पर देखिए मैं cos थीटा कॉमन ले लिया बस। अब आगे E1 प्लस E2 आपको लगाना है। E1 प्लस E2 के यहाँ से मान रखिए। अब ये दोनों दिख रहे हैं, E1 E2 दोनों बराबर है, मतलब इसको आप जोड़ेंगे तो दो मात्रा का बनेगा। अब आपको एक का मात्रा लिख लेनी है, 1/4 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कितना दिख रहा है आपको? अब आगे लिखा हुआ है cos थीटा, तो cos थीटा मतलब थीटा यहाँ पर है, आपको cos थीटा ढूंढना है। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। पहले आपको इस थीटा के हिसाब से आधार ढूंढना है, आधार है l, इंटू में इंटू लगाइए l अपान कर्ण का मान कितना आपने निकाला है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बस हो गया। अब आप इसे हल करिए आगे, वेक्टर आगे देखिए, वेक्टर बराबर 2QL आपको दिख रहा है ना, 2QL, तो इसे आप लिख सकते हैं P लिख लीजिए अपन। इस तरफ दिख रहा है 4 के, लिख लीजिए। आगे देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आगे लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हाफ, यहाँ पर पावर हाफ, यहाँ पर पावर 1।
और जब आधार को समान दिख रहा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के आधार समान है तो गुणा, अब बीच में गुणा भी लगा तो गुणा में क्या होगा, आधार वो जो आधार समान होकर गुणा में घाते जुड़ जाते हैं तो आप बस जोड़ देंगे। घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाथ तो 1 प्लस आधा के 3 कर दो तो यहाँ पर आपको लिखना है पावर में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर कितना हो गया 3/2, 3/2 हो गया। अब आगे देखिए, अभी अभी हमने आपको अच्छी में बताया था कि जब भी डायपोल कब तीव्रता बनाता है, डायपोल तीव्रता कब बनाता है, यह इस स्थिति में केवल बनाता है ना कि जब आर जो है बहुत बहुत बड़ा होता है ऐसे, ये आपको स्थिति याद करके चलनी है। तो जब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करेंगे, एल तो पहले से बहुत छोटा है, जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तब तो और छोटा हो जाएगा, और जब छोटा हो जाएगा तो उसको आप खत्म मान सकते हैं लगभग। यहाँ से क्या बनेगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लिख लीजिए, पहले आप ये इसको लिखिए ऊपर जो लिखा हुआ है P/4 के। अब देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहाँ पर देखिए ये बन गया आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो जो पावर के ऊपर पावर को गुणा करते हैं ना तो गुणा करिए और उसके बाद स्क्वायर से स्क्वायर काट गया। यहाँ पर टोटल आपके पास ई कितना आया, यहाँ पर ई देख लीजिए, ई आपके पास कितना आया 1/4 के P/r³। ये आपके पास आ गया ना, इसे ध्यान दीजिए। ये अच्छी और निरक्षी आपने दोनों से लिया, ये निरक्षी है और इसके पहले जो आपको बताया गया था वो अच्छी है। ये दोनों 3-3 नंबर के आते हैं, ये साथ में आएंगे नहीं कि मतलब आपकी सेट में अच्छी भी आ गया और वहीं पर निरक्षी भी आ गया, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है किसी में अच्छी पूछ ले, हो सकता है किसी में निरक्षी पूछ ले, तो आपको दोनों कंप्लीट करके चलना है, क्या पता आपकी सेट में कौन सा आ जाए। अब आगे देखिए, अब आपको कुछ इसमें दिख रहा है कि मतलब आपने अच्छी में क्या सीखा था, आपने अच्छी में सीखा था कि 1/4 के 2p/r², कितना सीखा था अच्छी में था 2p/r², यहाँ पर है p/r²। ये इसका मतलब है कि अच्छी वाला जो है ये निरक्षी का दूना है, वहां पर क्या था 2p, मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि ई अच्छी क्या होगा, निरक्षी का दूना है, मतलब 2 × ई निरक्षी। बस समझ में आया, ये अच्छी बराबर 2 निरक्षी, ये यहीं पर खत्म हो गया। अच्छी निरक्षी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद करके चलना है। अब देखिए यहाँ पर आपके सिलेबस में अगला टॉपिक है, ये समझ लीजिए कि लास्ट टॉपिक है, इसके बाद से पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम हल करेंगे न्यूमेरिकल, वो एक अलग से वीडियो आपके सामने आएगा। उस वीडियो में सारे PYQ, क्योंकि मैं जो है PYQ ही हल करा दूंगा, तो सारे PYQ लेकर आऊँगा, उसमें जितने भी पहले चैप्टर से क्वेश्चन आए रहेंगे सब उसमें रहेंगे। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है समान विद्युत क्षेत्र में जो आप डायपोल रख देंगे तो उसपे बल घूर्ण कितना लगेगा, मतलब टाउ। ये देखिए पहले आप देखिए, ये स्थिति है वेक्टर ही है, इसे कोई वेक्टर ही कहते हैं ना, यही विद्युत क्षेत्र। आपने एक विद्युत क्षेत्र लगा दिया है इस तरफ, अब विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, प्लस से माइनस ना। अब यहाँ पर लिखा नहीं होता कि ए प्लस ए माइनस, आपको समझ यहाँ पर मैंने समझाने के लिए प्लस और माइनस लिख दिया है, तो आपको समझना है कि हाँ क्यों, क्योंकि रेखाएं जो है प्लस से माइनस चलती है ना, तो प्लस से माइनस से जा रही है। अब देखिए यहाँ पर आपने एक डायपोल रख दिया, ये डायपोल है, इसके माइनस को प्लस को इनके बीच की दूरी कितनी है 2l, मतलब डायपोल साफ आपको नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जब भी कोई आवेश रखा जाता है विद्युत क्षेत्र में उस पर क्या लगता है बल, क्योंकि ए बराबर क्या होगा, ई बराबर आपने पढ़ा F/Q, वहां से F बराबर निकलिए F बराबर Q × E, मतलब बल लगने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो विद्युत क्षेत्र एक आवेश, तो हमारे पास दोनों है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी है, यहाँ पर आवेश भी है, मतलब यहाँ पर बल लगेगा, इस आवेश पर बल लगेगा, इस आवेश पर बल कितना लगेगा देखिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, इसका मतलब यहाँ पर आकर्षण होगा, ये जो है इस तरफ वाला विद्युत क्षेत्र जो है इस माइनस को खींचेगा, मतलब इस तरफ बल लगा, अब बल लग कितना रहा है, बल ये बल है, Q × क्या है बल है, और इस तरफ देखिए यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, का मतलब ये वाला जो है उस तरफ खींचा जाएगा, यहाँ पर उस तरफ खींच। अब आप यहाँ पर देखिए कि Q E ये समान परिमाण है ना, मतलब यहाँ पर जो इन दोनों आवेशों पर जो बल लग रहा है वो समान परिमाण का है। अब इसी स्थिति में उत्पन्न होता है बल आघूर्ण, कब उत्पन्न होता है, जब दो बल जो है समान परिमाण के ही हों, बस तब लग रहे हो जब उनकी क्रिया रेखा जो भिन्न भिन्न हो। इसका मतलब क्रिया रेखा मतलब ये दोनों ऐसा नहीं लग रहे, ये क्यों इधर लग रहा है, ये क्यों इधर लग रहा है, इनकी ऐसा है ही नहीं है। यहाँ पर देखिए इसकी क्रिया रेखा लग है, ये यहाँ से लग रहा है और ये यहाँ से लग रहा है, ना कि ये यहाँ से लग रहा है, ये वाला यहाँ से लग रहा है, ऐसा नहीं है ना।
मतलब ये देखिए ये यहाँ से अब लग रहा है तो समांतर है, लेकिन क्रिया रेखा इसी को तो कहते हैं ना कि इनकी क्रिया रेखा भिन्न है। क्रिया रेखा सेम कब होगी, ये देखिए ये है क्रिया रेखा सेम, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये आपको सर में नहीं देखकर चलना है। अब देखिए अब हम आगे क्या करेंगे, बालाघुण यहाँ पर उत्पन्न हो गया। बालाघुण होता है एक बल का परिमाण, पहले तो यहाँ पर दो बल लग रहे हैं वो भी समान समान है, इसलिए किसी भी आपको किसी कोई सा भी एक बल उठा लेना है। यहाँ से एक बल आप उठा लीजिए Q इंटू ई, मतलब एक बल का परिमाण हमें पता हो गया। अब एक बल का परिमाण इंटू जो है उनके बीच की लंबवत दूरी, अब दिक्कत आ गई लंबवत दूरी की। यहाँ पर आपको दूरी तो पता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, क्योंकि बल यहाँ से लग रहा है एक बल यहाँ से, आपको दूरी पता है कि हाँ यहाँ से कितनी है दूरी 2l आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 2l दूरी है ही नहीं। ध्यान से देखिए उसमें कहता है लंबवत दूरी, लेकिन ये लंबवत दूरी है तो सीधे सीधे ये देखिए सीधी दूरी है, हमें चाहिए लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कैसे निकलती है वो देखिए, इनको मिलाने वाले पहले ऐसे मिलाइए, ये है लंबवत दूरी। कौन सी दूरी, यहाँ से लेके नामकरण पहले कर दीजिए ए बी सी, ये जो आपको BC दूरी दिख रही है ना यही है लंबवत दूरी। अब इसे आप निकालेंगे कैसे, मान लीजिए कि आपका डायपोल जो है वो वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, मतलब ये थीटा कोण बना रहा है, जब मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा, क्यों संगत कोण अभी निरक्षीय स्थिति में भी पढ़ के आ रहे हैं संगत कोण। अब सोचिए जब ये थीटा इस कोण के हिसाब से क्या बन रहा है, लंब बन रहा है, मतलब आपको लंब निकालना है। साफ सी बात है आपको लंब कैसे निकालना है, तो आप यहाँ पर लगाइए थोड़ा सा भी कोई सा भी ऐसा फार्मूला लगाइए जिसमें आता हो लंब आता हो कर्ण आता हो, तो लंब और कर्ण का फार्मूला संबंध किसमें होता है, साइन में, मतलब आपको साइन निकालना है। यहाँ से निकालिए साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब इसके इस थीटा के हिसाब से लंब क्या होगा BC बटे कर्ण, क्या है कर्ण 2l है, तो हमें क्या चाहिए, हमें BC तो चाहिए, BC क्या है उनके बीच की लंबवत दूरी है, ये लंबवत दूरी ये जो क्लियर रेखा दिख रही है ना इसकी लंबवत दूरी, मतलब यहाँ से BC आपको BC कितना निकल आएगा 2l sin थीटा। अब यही BC आपको यहाँ पर उठा के रख देनी है 2l sin थीटा। अब आप याद करिए ये दिख रहा है Q 2l, मतलब Q इंटू 2l क्या होता है P, इसके बाद बचा E sin थीटा, E sin थीटा क्या बन गया टाउ, मतलब आपके पास आ गया टाउ बराबर P sin थीटा। अब अगर कोई सा भी आप डायपोल वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे, बस आपको थीटा पता होना चाहिए कि हाँ मतलब आप वैद्युत क्षेत्र के साथ आपका डायपोल जो कितना कोण बनाते हुए रखा गया है वही थीटा। यहाँ से थीटा देखिए, अब आप बहुविकल्पी में क्या करता है बोर्ड, मतलब आपको दिख रहा है कि आप अच्छे 11 में पढ़ के आए हैं P sin थीटा ए बी cos थीटा, कुछ भी हो, जब याद करिए जब डॉट आता था डॉट प्रोडक्ट उसमें cos आता था, लेकिन यहाँ पर साइन है, इसका मतलब एक क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको आप लिख सकते हैं टाउ बराबर P वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। अब बोर्ड में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आने लगा है, नहीं तो बच्चे केवल यही रट के जाते हैं कि हाँ टाउ बराबर P sin थीटा, इससे काम नहीं चलने वाला। अब आपको ये समझना होगा कि हाँ आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि 11 में आपने पढ़ा होता है कि हाँ ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इसीलिए आप सीधे इसको क्रॉस में ही तोड़ दीजिए कि P क्रॉस ही। अब आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी है कि टाउ जो है यहाँ पर देखिए आप थीटा को देखते हुए इसे अधिकतम और न्यूनतम में भी ला सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमें इस टाउ को अधिकतम करना है, तो टाउ की वैल्यू जो है वो 3 पर निर्भर करे, 3 राशियों पर, P पर E पर और थीटा पर। आपको P और E को चेंज नहीं करना, तो केवल आपको थीटा के चेंज करके हल करना है। देखिए मान लीजिए आप थीटा को जो है 90 ले लिए, तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा एक, उस स्थिति में जो है टाउ जो है मैक्सिमम आ जाएगा। यहाँ पर लिखिए टाउ मैक्स कितना आएगा, कब, जब थीटा बराबर 90 है। इसका मतलब ये जो आप डायपोल है सीधा ऐसे पड़ जाएगा, इस तरीके से अगर रखिएगा वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 बना दोगे तो उसमें जो अधिकतम वाला गुण लगेगा वो टाउ मैक्स कितना TE, क्यों, क्योंकि साइन 90 का मान अब मिनिमम कब होगा, जब आप इसे इसके समांतर रख देंगे इस तरीके से। ये डायपोल है, आप वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दीजिए इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या साइन के साथ साइन जीरो का मान कितना 0, मतलब टाउ बराबर टाउ मिनिमम हो जाएगा ना, कम से कम है टाइम टाउ मिनिमम कितना होगा 0। यहाँ पर आपको टाउ मैक्सिमम और टाउ मिनिमम ध्यान में रख के चलना है। तो हो गया आपका पहला चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आपने पहला चैप्टर कूलॉम का नियम और वैद्युत क्षेत्र कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है इसके न्यूमेरिकल्स की और कुछ क्वेश्चंस की, तो अगली वीडियो में आपको मिलेगी। मतलब बोर्ड में जितने क्वेश्चंस आए हैं उन सब का मतलब सभी तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो खास है उनको लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।